नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बिलासपुर में कुएं में दम घुटने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। सफाई के लिए दोनों कुएं में नीचे उतरे थे। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। बेलगैना थाना क्षेत्र के करही कछार की घटना है। बिलासपुर में कुआं साफ करने उतरे दो सगे भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस पहुंच चुकी है मौके पर, जांच की जा रही है। बेलगैना थाना क्षेत्र के करही कछार की घटना बताई जा रही है। तो कुएं में सफाई के लिए दोनों सगे भाई उतरे हुए थे, लेकिन अचानक से उनका दम घुटने लगा और जब तक मदद हो पाती, उन्हें बाहर निकाल पाते लोग, उनकी जान जा चुकी थी। तो सगे भाई, इनकी जान चली गई और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, मौके पर पहुंच चुकी है। बेलगैना थाना क्षेत्र की घटना है, करही कछार गांव का यह मामला है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। किसी शख्स ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए 20 जुलाई तक उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी है। पार्टी के नेताओं ने पटना के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर करवाई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने कहा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और दलित नेतृत्व पर हमला है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंदौर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया। पीथमपुर क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर दो जुड़वा भाइयों में से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरे मासूम की मौत को लेकर परिजनों के आरोप हैं कि खून समय पर न मिला, इसीलिए मौत हुई है। दरअसल पीथमपुर में रहने वाले जुड़वा भाई पर छत पर खेल रहे थे, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। साय कैबिनेट ने बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 5 बड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसला यह है कि छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली है। 100 संस्थानों में 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी। 150 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। वंचित वर्ग, एसटी, महिला, थर्ड जेंडर के लिए पैन आईआईटी के साथ एनजीओ को गठन की मंजूरी दी गई है। इनमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग शामिल है। तीसरा बड़ा फैसला ये कि पुराने वाहनों के 24 नंबर पर नए या दूसरे राज्य के वाहनों में ट्रांसफर शुल्क के साथ इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या दूसरे राज्य से एनओसी लेकर आए वाहनों पर लागू होगी। हालांकि सरकारी वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। चौथा बड़ा फैसला है कि राज्य पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने के लिए 30 पद मंजूर किए गए हैं। इधर राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसके जरिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर के विकास के लिए काम होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने आगामी सत्र के लिए आधा दर्जन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्र केंद्रित नवाचार और इंक्यूबेशन सिस्टम बनाना, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना, जनजाति क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या चॉइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। तो कई महत्वपूर्ण फैसले साय कैबिनेट ने लिए हैं। राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत क्या होगा कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर के विकास के लिए काम एक संगठित प्लान के साथ किया जाएगा। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के दैनिक उपभोग के सामान को जब्त किया। मैनपुर और जुगाड़ क्षेत्र के 3 अलग अलग जगहों से नक्सली सामग्री जब्त की गई, जिसे जवानों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। गरियाबंद पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। सुकमा में डीआरजी और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने कोडेक्स वायर, डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया। एसपी किरण चौहान ने मामले की पुष्टि की है। एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत देश भर में पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजापुर के एंगपल्ली बीट में सैकड़ों बेशकीमती सागौन पेड़ों की कटाई जारी है। तस्करों के साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी मिलीभगत की आशंका है। बता दें कि नेशनल हाईवे से लगभग 7 किलोमीटर दूर मद्देड़ इलमिड़ी स्थित एंगपल्ली सड़क के आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन में पेड़ों को काटकर खेती का रकबा बढ़ाया जा रहा है। इसमें सागौन और अन्य विशालकाय पेड़ हैं। मुख्य सड़क से लगकर 100 एकड़ से ज़्यादा वन भूमि पर कब्जा हो चुका है। परिक्षेत्र अधिकारी दफ्तर से महज कुछ किलोमीटर दूर न रेंजर पहुंचते हैं, न बीट गार्ड और न ही डीएफओ जैसे बड़े अधिकारी। नतीजा ये होता है कि जंगलों की कटाई बेदर्दी से लगातार जारी है। पेड़ अगर कटे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी अतिक्रमण जो भी हो रहा है बीजापुर क्षेत्र में या आईटीआर के क्षेत्र में, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। तो अभी लगभग 5 ट्रैक्टर को हमने जब्त भी किया है। आगे भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और अभी खबर मिला है यहाँ पे एंगपल्ली क्षेत्र में और सकनापल्ली क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमारा वन विभाग का कार्रवाई है। जंगलों में वन कटाई धड़ल्ले से चल रहा है। एंगपल्ली के पास वनों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इन सब का मामला जब खुलासा हुआ तब एक सूचना तंत्र के मुताबिक ये जानकारी दी कि वन की जबरदस्त कटाई हो रही है। इस खबर के बाद आईबीसी की टीम मौके पर पहुंची। वहां देखे कि धड़ल्ले से कटाई हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ भी आप देख सकते हैं सागौन के जो पेड़ कटे हुए हैं किस प्रकार कटे हुए हैं। और इन सब में चीजों को लेकर एक ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें वन कर्मियों का संलिप्ति होगी। बताया भी जा रहा है कि यहाँ की जो बीट गार्ड है उनके संलिप्तता में कटाई किया जा रहा है, जबकि वन कर्मियों का यहाँ पे दौरा रहना चाहिए। दौरा होने के बाद भी या दौरा नहीं होने के बाद भी धड़ल्ले से कटाई चल रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी संलिप्तता भी इस कटाई में है। इस की कटाई को लेकर जबरदस्त जो मशीन है वो मशीन भी लगे हुए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन सब का में कहीं ना कहीं बड़े लोगों का भी हाथ होगा। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। इंसान को घर की छत पर बैठे हुए हम आप रोज देखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा जब घर की छत पर भैंस चढ़ गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, आप तक भी पहुंचा होगा, जिसमें एक भैंस घर की छत पर चढ़ी है और वीडियो बरगवा थाना क्षेत्र के दादर गांव का है। वीडियो में छत पर चढ़ी भैंस को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक और युवती ने रील बनाई है और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। देखते देखते वायरल हो गया। वीडियो 10 जुलाई का बताया जा रहा है, जब शीतल शर्मा नाम की युवती मंदिर में पहुंचती है, दर्शन करती है, फिर रील बनाती है और इस रील से कई श्रद्धालुओं की भावनाएं ठेस उनको पहुंची है। आपत्ति भी है कि ये वीडियो क्यों पोस्ट किया गया इंस्टाग्राम में। साथ ही माफ़ी मांगने का दूसरा वीडियो भी इस युवती का है। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठे। हालांकि मंदिर समिति ने कार्रवाई के तौर पर युवती से लिखित में माफीनामा ले लिया है। 2 दिन पहले एक युवती द्वारा रील बनाई गई थी, तो इस संबंध में वक्तों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया था और शिकायत भी प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संबंधित को बुलाकर माफीनामा लिखवाया गया और उसमें लिखित में माफी मांगी हो और एक वीडियो भी उसने डाला है माफी की। युवती नीमच की थी और वो वीडियो बनाती रहती है, रील बनाती है। जबलपुर के पाटन से महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने के लिए 150 क्विंटल आटा लेकर निकला एक ट्रक लापता हो गया। ट्रक चालक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर और फर्जी आरसी दिखाकर आटा लोड करने आया था। ट्रांसपोर्टर ने ऑनलाइन ऐप के जरिए ट्रक बुक करके आटा व्यापारी के पास भिजवाया था।
दरअसल पाटन के व्यापारी अतुल अग्रवाल आटा बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हैं। इन्होंने अपना 150 क्विंटल आटा नांदेड़ भेजने के लिए ट्रांसपोर्टर से ट्रक मांगा था। ब्लैक बॉक्स नाम के ऐप से ट्रक बुक किया और 1 जुलाई को व्यापारी के पास भेज दिया गया। ट्रक में आटा लोड कर चालक निकल गया, लेकिन 3 जुलाई के बाद जब ट्रक चालक से संपर्क नहीं हुआ तो इसका पर्दाफाश हुआ। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इंदौर के जोन 3 के हीरानगर थाने में कुछ बदले से नज़ारे देखने को मिले। क्या थे ये नज़ारे? आमतौर पर अपराधियों की पेशी होती है, वहाँ इस बार अपराधियों की पाठशाला सजी और वो भी परिवार समेत। डीसीपी की मौजूदगी में 57 निगरानी बदमाशों को थाने बुलाया गया। आदतन अपराधी भी इसमें शामिल थे। उनसे खुद डीसीपी ने उनके जीवन, काम धंधे, संगत, ठिकानों के बारे में बात की। साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहोगे। पुलिस ने गुंडों से इन प्रश्नों के जवाब कॉपी में लिखवाए। इस दौरान कई अपराधियों ने कॉपी में लिखकर अपने पुराने जीवन पर पछतावा जताया और परिवार के सामने खड़े होकर सुधरने की कसम भी खाई। बता दें कि त्योहारों को देखते हुए इन सभी बदमाश पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, लेकिन पुलिस का यह अनूठा अभियान अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। कागज पेन देकर ये लिखवाते हैं कि तुम्हें अपराध करने में क्या फ़ायदे हुए, तुम्हें अपराध करने से क्या नुकसान हुए, तुम्हें अपराधी बनकर कैसा लग रहा है, इसके बाद तुम्हें क्या क्या परेशानियां आई, क्या तुम अपराधी बने रहना चाहोगे, क्या तुम अपने जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहोगे। इस पूरे अभियान में कल हमने हीरानगर में किया था, जिसमें हमने 57 निगरानी और गुंडों को शामिल किया था। पिता की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति जिन बेटों को मिलती हैं और वो अगर मृतक के आश्रितों की देखभाल नहीं करते हैं, तो इस मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के विधिक उद्देश्य के तहत मृतक के आश्रितों का भरण पोषण प्रदान करना नियुक्ति व्यक्ति का नैतिक और विधिक कर्तव्य है, जब तक वो आत्मनिर्भर न हो जाएं। दरअसल जशपुर निवासी सुरेंद्र खाखा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में कर्मचारी था। 2002 में सुरेंद्र खाखा की पत्नी की मौत हो गई। सुरेंद्र खाखा की पहली पत्नी से 2 बेटे और सत्यम और जितेंद्र हैं, यानी 2 बेटों का नाम है ये। पत्नी की मौत के बाद इसने दूसरी शादी की, जिससे 1 बेटी और 1 बेटा है। दिसंबर 2010 में सुरेंद्र खाखा की भी मौत हो गई। सुरेंद्र की कर्मचारी की मौत के बाद बिजली विभाग ने पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा की। इस पर सौतेली मां होने के बाद उसने अपने सौतेले बड़े बेटे की अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की सहमति दे दी। यानी जो सौतेली माँ थी उसने अपने पहली पति के पहली पत्नी जो थी उसके बेटे को नौकरी की सहमति दे दी। अनुकंपा नियुक्ति पाने के कुछ वक्त बाद तक उसने परिवार का भरण पोषण किया। शादी के बाद उसने परिवार का देखभाल बंद कर पत्नी के साथ अलग हो गया। इस पर सौतेली माँ ने परिवाद पेश कर पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले पुत्र से भरण पोषण राशि दिलाने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक वो निर्भर हैं आप पर, आपको पैसे देने होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के हित में आदेश पारित किया है। शपथ पत्र में 28 स्कूलों में मान्यता और ऑडिट से जुड़ी गड़बड़ियों की जानकारी दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने पूछा है कि इन गैर मान्यता प्राप्त और गड़बड़ियां वाले स्कूल पर क्या एक्शन लिया जाए, जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि एक स्कूल पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। अन्य स्कूलों की जांच जारी है। बेंच ने कहा कि 50 बच्चों को इन स्कूलों से हटाया नहीं जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 20 साल बाद पुराने केस में शुक्रवार को बालाघाट डीएफओ और सीसीएफ को सील किया गया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामला 1.20 करोड़ का था। 2005 में बालाघाट में पश्चिम उत्पादन वन मंडल के कार्यालय चालू था। वर्ष 2013 में बंद कर दक्षिण उत्पादन में विलय किया गया। इस दौरान कोलकाता कल्पतरू एग्रो फार्म ने विभाग से बड़ी मात्रा में बांस की खरीदारी की थी। फर्म ने बाकायदा भुगतान किया, लेकिन कार्यालय बंद होने के चलते वो बांस उठाव नहीं कर सका। समस्या तब खड़ी हुई जब फर्म द्वारा भुगतान की राशि विभाग ने वापस नहीं की। इस पर एग्रो फर्म के संचालक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने 20 जून 2025 को आदेश दिया
कि वन विभाग फर्म को 1.20 करोड़ की राशि वापस लौटाई जाए, लेकिन काम में देरी होती रही, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले की अवहेलना मानते हुए बालाघाट के कार्यालय के आदेश तक जारी कर दिया है और मामले में कार्रवाई की गई है। धमतरी जिले में इन दिनों हाथियों का उत्पात जारी है। सीका शेर दल से बिछड़कर मखना नाम का हाथी जंगल में रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। हाथी अलग अलग इलाकों से होते हुए 30 किलोमीटर दूर भखरा क्षेत्र के भेंडरा पहुंच चुका है। 2 बाइक सवार युवकों को सूंड से उठाकर जमीन में पटक दिया इसने, यानी ये रिहायशी इलाकों में घूमकर आतंक मचा रहा है। इसकी ट्रैकिंग की जा रही है वन विभाग के द्वारा, अलर्ट भी जारी किया गया ग्रामीणों में। जशपुर जिले के छोटे से गांव घुई टांगर के अनिमेश कुजूर, इन्होंने भारतीय एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। 5 जुलाई 2025 को ग्रीस के वारी शहर में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में उन्होंने 100 मीटर दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी कर भारत का सबसे तेज समय दर्ज किया। इस प्रदर्शन ने उन्हें भारत का सबसे तेज धावक बनाया और भारतीय एथलेटिक्स को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। हालांकि इस स्पर्धा में अनिमेश को तीसरा स्थान मिला, लेकिन उनका समय भारतीय रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा बेहतर रहा। अनिमेश का सफ़र जशपुर के कुनकुरी विकासखंड के घुई टांगर गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ने से शुरू हुआ था, जो आज ग्रीस के ट्रैक तक जा पहुंचा है। अनिमेश के माता पिता दोनों बलौदाबाजार जिले में पुलिस विभाग में सेवा देते हुए डीएसपी पद पर तैनात हैं। अनिमेश की पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई। इस सफलता के लिए सीएम साय ने भी उन्हें बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर ने इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट ग्रीस में 100 मीटर की दौड़ पर करीब 10.18 सेकेंड में उन्होंने एक अलग नेशनल जो रिकॉर्ड को क्रैक किया है। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, बलौदाबाजार में पदस्थ हैं अमृत कुजूर जी, यातायात प्रभारी और डीएसपी भी हैं। सर, एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए, किस तरीके से खासकर खेल कूद में बच्चे अपने माँ बाप जो बच्चे ध्यान देते हैं, आप कैसे ध्यान दिए उस पर? ग्रामीण परिवेश में रहते हुए शुरू से ही वो थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का था। खेल कूद में लोकल स्तर में जो भी होता था उसमें खेलते रहता था। 200 मीटर में भी 20.32 सेकंड का समय निकालकर उसने भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और अभी जो ग्रीस में हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट करते हुए वो 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जिससे हम सभी काफ़ी खुश हैं। हमें गर्व है कि बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। हम और भी उम्मीद करते हैं कि वो ओलंपिक में जाए, ओलंपिक से मेडल लेकर आए, अपना नाम, परिवार का नाम, अपने राज्य का नाम और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फैलाए और अच्छा रोशन करें। और मुझे उम्मीद है कि कल और कुछ अच्छा रिजल्ट देगा और 200 मीटर के लिए कुछ और अच्छा करके रिजल्ट देगा। ऐसी तो निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत जरूरी है सफलता पाने के लिए, ये साबित किया है अनिमेश ने। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सुनील साहू, IBC 24 बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। खेतों और सरकारी भवनों के परिसर में जलभराव की स्थिति है। किसान और स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। जशपुर ज़िले की पहली तस्वीर है। लगातार 10 दिन से बारिश हो रही है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेत में पानी भर गया है और फसल प्रभावित हो रही है। खेतों में जल जमाव है। ट्रैक्टर हल चलाना मुश्किल हो चुका है। किसानों ने पहले ही बीज बो लिए थे। उनके खेतों में बीज सड़ने की आशंका अब बनी हुई है। दूसरी तस्वीर शक्ति ज़िले की है। बारिश से करही गांव के प्राइमरी स्कूल परिसर में पानी भर चुका है। बच्चे अब परेशान हैं कि कैसे वहां जाएं और पढ़ाई कैसी हो। सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल दी है इसने। हम लोगों के गांव में लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं, पानी आ रहा है। किसान लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खेत में जो है घुटने भर तक पानी है। अब वो बुआई किए हैं, उसमें पानी डूबा हुआ है और जो नहीं बोए हैं वहाँ धान जो है जारी करके रखे हैं, घर में रखा हुआ है। हल चलाने नहीं बन रहा है, नाटे से नहीं बन रहा है। अधिक बारिश होने से भैया मैंने हम लोग को परेशानी ये है
रोपा नहीं लगा पा रहे हैं, जहाँ बुआई किए हैं वहाँ बोए हैं तो धान नहीं निकल पा रहा है, बहा भी जा रहा है और जो जराई किए हैं ना अभी तक पूरा डूबा हुआ है। हमारे इस विकासखंड में भारी बारिश होने से फसल लग भी जा रहा है, उसके बाद में बीज सड़ भी जा रहा है, उगने में थोड़ा सा गर्मी मौसम में कमी आ रहा है। एमपी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश और 25 से ज़्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हटा में मड़ियादो नदी की तस्वीर आप देखें, कंचल पुल डूबने से रजपुरा मार्ग बंद है। उखरी नाले में अचानक बाढ़ आने से एक महिला फंस गई, रेस्क्यू किया गया। खजुराहो में टाइगर रिजर्व में जो नाला है तेज़ बहाव के चलते वहाँ पर्यटक फंस गए। झमटूली गांव स्थित नाला उफान पर है, तो वहीं देवगांव से देवरा बिजावर अमानगंज रोड बंद है। रीवा में लगातार बारिश हो रही है, बीहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम प्रमुख घाटों का जायजा लेने पहुंची है, लोगों को घाटों से दूर रहने की समझाइश दी गई है। कटनी के विजय राघवगढ़ की सरकारी स्कूल में बारिश का पानी घुस गया, जिससे स्कूल के सभी कक्ष जलमग्न हो गए। कटनी शहर के मंगल नगर साउथ अंडर ब्रिज पूरी तरह से डूब गया, आवागमन बाधित है। डिंडोरी के शहपुरा इलाके में बारिश से रायपुरा इलाके का साकुल नदी उफान पर है। तस्वीरों में आप देखें कि कैसे एक जानवर इसमें बहता नजर आपको आ रहा होगा। उमरिया के जोहिला बांध स्तर का जो जलस्तर है वो भी बढ़ गया है। इसी के चलते 6 गेट में से 2 गेट अब इस बांध के खोल दिए गए हैं। दमोह के पटिरा ब्लॉक के सोजना गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ आ गई, अस्पताल परिसर में पानी भर गया। सावन महीने की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। इसके मद्देनजर शिवालयों में सावन सोमवार को लेकर तैयारी भी तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ रही है अब मंदिरों में। 3 तस्वीरें आप देखें। पहली तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की है। नर्मदा स्नान के लिए घाटों पर भीड़ उमड़ने लगी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और होमगार्ड की टीम तैनात किए गए हैं। मंदसौर में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सावन के पहले दिन बड़े श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। तीसरी तस्वीर भोपाल की है। शिव मंदिर में पूजा रुद्राभिषेक की श्रृंखला आज से शुरू हो गई और महीने भर तक प्रत्येक सोमवार अलग अलग थीम पर सजाए जाएंगे शिवालय, और कांवड़ यात्रियों की यात्रा भी अब आज से शुरू हो गई। देश भर में सावन के महीने को धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव मंदिरों में लगातार श्रद्धालु आज से उमड़ना शुरू हो गए हैं। राजधानी रायपुर की आप तस्वीरें देखिए, कई शिव मंदिर में भक्तों की भारी उमड़ पड़ी भीड़। पूजा अर्चना की गई, शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता था। राज्य में श्रावण मास के पहले दिन कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इधर गरियाबंद में विश्व के विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर नाथ में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। 9 प्रकार की पूजन सामग्री को लेकर पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। पहले दिन रामनगरी में बाबा भोलेनाथ भंडारी के जयकारे के नारे लगे और प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। सावन का पहला दिन है, इसलिए शिव जी के प्रति आस्था है और ये बड़ा पुण्य सावन का महीना में पूजा करने हैं। तैयारी तो शुरू है, अभी 2-3 दिन और लगेगा हमको तैयारी करने में। भी भीड़ इतना भक्तों का भी उमड़ा नहीं, अब रविवार से उमड़ने का संभावना अधिक बनता है, तो हम भक्तगणों को एक कतार से यहाँ दर्शन करवाएंगे और पिछले भाग में जो है नदी तट से बाहर निकालेंगे, तो वहाँ भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी। जांजगीर के चांपा स्थित ओशो मधुबन में ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय आयोजित इस शिविर में देश भर से ओशो के अनुयायी पहुंचे हैं और ओशो मधुबन के स्वामी आनंद एकांत और से ध्यान की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान ओशो अनुयायियों ने उनसे दीक्षा भी ली। बता दें कि गुरु पूर्णिमा से 5 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन होता है, जिसका इंतजार हर ओशो अनुयायी को रहता है। सब यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन ओशो में अच्छा लग रहा है। रोज ध्यान भी करा रहे हैं, ध्यान भी अच्छे लग रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। 14-15 साल हो गए मुझे संन्यास लिए हुए, और उसमें सारा ध्यान कुंडली है,
सक्रिय ध्यान, काफ़ी ध्यान सिखाए जा रहे हैं, तो सारे ध्यान सीखते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पूरा ग्रुप में हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, हमारा मंदिर है, हमारा मधुबन है। ऐसा कुछ वो नहीं है, यहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सुकून है, शांति है। सारे मार्ग के व्यक्ति यहाँ आके ध्यान सीख सकते हैं। कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत आके आप ध्यान यहाँ पे ओशो मधुबन में आप सीख सकते हैं। मनेंद्रगढ़ के रिहायशी इलाके में भालू की एंट्री हो गई है। सड़क पर घूमता नजर आया भालू। वीडियो भी इसका सामने आ चुका है। मोहारपारा इलाके का ये मामला है। रिहायशी इलाके में भालू नजर आया। इलाके में अब दहशत का माहौल है। जाहिर सी बात है, जंगली जानवर अगर रिहायशी इलाकों में नजर आएंगे तो लोग डरेंगे ही। तो मनेंद्रगढ़ के रिहायशी इलाके में एक भालू सड़क पर घूमता नजर आया है। मोहारपारा इलाके का ये मामला है जहां से भालू सड़क पर गुजरता दिखा है लोगों को। ये देखिए, अबे उसका घर में घुस गया। अंदर चल चल पन्ना में एक फार्म हाउस में मरम्मत के दौरान मजदूर उस वक्त सख्ते में आ गए जब दीवार से एक के बाद एक 16 सांप निकले हैं। इतने सारे सांपों को एक साथ देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हालांकि बाद में इन सभी सांपों का रेस्क्यू किया गया और सभी को जंगल छोड़ा गया। तो एक फार्म हाउस का रेस्क्यू किया जा रहा था, तभी एक के बाद एक 16 सांप वहां से बरामद किए गए। हालांकि छोटे छोटे सांप नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनकी स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा लें। देख सकते हैं आप। बुंदेलखंड के वृंदावन कहे जाने वाले कुंज बिहारी मंदिर पर अक्षय तृतीया से प्रतिदिन बनाए जा रहे फूल बंगला श्रृंगार का गुरु पूर्णिमा को समापन हुआ। मंदिर के महंत राधा मोहन दास जी महाराज ने कहा कि अक्षय तृतीया से गुरु पूर्णिमा तक फूल बंगला श्रृंगार होता है। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और इसका अनुभव लेते हैं। दतिया जिले के प्रसिद्ध पंडोखर धाम पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज ने अपनी माताजी और गुरुजी की पूजा अर्चना की। इसके बाद उनके शिष्यों की पूजा अर्चना की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडोखर धाम भी पहुंचे। अक्षय तृतीया से गुरु पूर्णिमा तक फूल बंगला चल रहा था। आज फूल बंगला का शाम को विश्राम होगा। विशाल फूल बंगला है और साधु संत ब्राह्मणों के भगत सेवकों के भंडारा चलेगा। शास्त्रीय संगीत है, सबका सम्मान है। महंत गुरु जी के सेवक को ज्ञान दे तो अंधकार में जी रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, अच्छा खाया करो। बालोद जिले में लगातार हुई बारिश के बाद मां सिया देवी मंदिर का वाटरफॉल का नजारा अब देखने लायक हो गया है। मां सिया देवी मंदिर के पीछे प्राकृतिक वातावरण के बीच लगभग 40 फीट ऊंचे पहाड़ों से झरना बह रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बारिश के थमते इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। सिया देवी पर्यटक स्थल को धार्मिक और प्राकृतिक स्थल का संगम माना जाता है, जहां मां सिया देवी मंदिर में लगभग 5000 साल पुरानी मूर्ति लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है। खरीफ 2025 के दौरान डीएपी यानी डाई ओमिनियम फॉस्फेट की कमी को ध्यान में रखते हुए विकल्प के तौर पर डीएपी ने भी भंडारण और वितरण की विशेष व्यवस्था की है नैनो डीएपी के। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरक का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया जा रहा है। एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में लगभग 1500 निवेशक शामिल हुए। प्रदेश के शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर कॉन्क्लेव केंद्रित रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद किया और निवेश में रुझान बताया है कि इन निवेशकों का रुझान इधर है।
साथ ही उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ को लेकर क्राउड मैनेजमेंट भगदड़ जैसी घटनाएं न हो, इसके लिए भी चर्चा की गई है। प्रदेश के ग्रोथ कॉन्क्लेव में आए बड़े इन्वेस्टर्स से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हो रही है, इंदौर में एक बड़ी इन्वेस्टर समिट है, कहीं तमाम सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो आए हैं। दिल्ली से एक टेक कंपनी के जो सीईओ वो हमारे साथ में हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के साथ वो समन्वय करके काम करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मेड्यूला सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। इट्स अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, इसमें मोबिलिटी सॉल्यूशंस देते हैं और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, इन सारे वर्टिकल्स में हम लोग काम करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश को देखते हैं? आप एक इन्वेस्टमेंट के बतौर आप इस स्टेट को किस तरीके से देखते हैं? So I can say this, I'm from Tata Projects, which is an EPC company of the Tata Group, and we have been working in this state for a long time, delivering infrastructure projects in the space of water, sanitation, water distribution and metros, and we have found the state to be very positive and industry friendly. हमारे साथ में ध्रुव राठी जी हैं। सर, आज के इस लिहाज से या मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना जरूरी है और इन्वेस्टर क्या सोचता है इस बारे में? नहीं, देखिए, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है और इस कॉन्क्लेव के अंदर बहुत सारे इन्होंने सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करें। तो आपको जिस सेमिनार में इंटरेस्ट आता है वहाँ पर जाकर समझ सकते हो सरकार क्या करना चाह रही है। जैसे हमारे साथ में ध्रुव राठी जी थे जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सिंगल टेबल के डिनर से वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सबसे खास बात है कि जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं वो काफ़ी एक पॉजिटिव माहौल और पॉजिटिव ओरा जो है उनको यहाँ पर मिल रहा है और वो एक काफ़ी अच्छी बात है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। कैमरा पर्सन संतोष जफन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बगिया मां के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान 51,000 पौधे लगाए गए। मौके पर नगर वन निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट भी यहां पर शामिल हुए। और मैं प्रकृति परमात्मा की दया से हमारी बगिया एक माँ के नाम हो या एक पेड़ माँ के नाम हो, ये प्रत्येक परमात्मा ने कितना सुंदर चक्र बनाया। इस चक्र को अगर कोई समझ के देखे तो ध्यान में आएगा कैसी कैसी कल्पना है। लेकिन ये पृथ्वी माता भी तो गुब्बारा ही है, जिसके अंदर गुब्बारा अंदर हवा ऊपर है। क्या आश्चर्य है! इस ब्रह्मांड में हवा को कोई रोकने वाला दूसरा गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मजा ले कि हमारी अपनी ये जो जीवन देने वाली हमारी वायु है वो बिखर जाए। ये वाकई ये अनंत आकाश। यदि हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए तो उसमें जन भागीदारी थी, पूरा शहर उमड़ के आया था। ये इस शहर की विशेषता है। यहाँ से ये शहर चला है, आज मुझे कहते हुए गर्व है। ये शहर सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता शहर है। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित कॉपी वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने स्कूली बच्चों को महापुरुषों की तस्वीरों से सजी कॉपियों का वितरण कर अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 14 अगस्त तक इंदौर के 40 जगहों पर चलेगा, जिसमें 3 लाख से अधिक कॉपियां वितरित की जाएंगी। हिंद रक्षक संगठन कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव ने घोषणा की कि 77% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। हमारे अपने प्रदेश के अंदर जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चालू की है और आगे करते जा रहे हैं। आगे संघर्ष की थोड़ी बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। जो बच्चे 75 नंबर से ऊपर परसेंट से 75% से ऊपर पास होंगे सबको लैपटॉप देने वाले हैं सारे बच्चों के लिए। तो दोनों हाथ उठा करके संकल्प लो कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मध्य प्रदेश में वो जो शिक्षा को लेकर उनकी जो नीतियां है, जो सपना है, उस पर हम चलने का काम करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट इस बार ला करके देंगे। सीधी के बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का बेतुका बयान सामने आया। दरअसल जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के खड्डी खुर्द गांव की इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने 1 साल पहले बदहाल सड़क को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने राजेश मिश्रा नवंबर 2024 तक सड़क निर्माण का दावा किया था, लेकिन अब तक रोड न बनने पर लीला साहू ने एक और वीडियो बनाया
और वीडियो में कहा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को सड़क न होने पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब लीला साहू की इस वीडियो पर बीजेपी के सांसद राजेश मिश्रा ने सड़क निर्माण तेजी से कराने की जगह एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है, हमारे पास एम्बुलेंस है, अस्पताल है, आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे। डिलीवरी की एक संभावित तिथि होती है, वो बताएं, हम 1 हफ्ते पहले ही उठा लेंगे, अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। तो सांसद महोदय सड़क नहीं बनवा सकते, लेकिन गर्भवती महिला को 1 हफ्ता पहले वो भर्ती करवा देंगे अस्पताल में, ये दावा कर रहे हैं। यही तो स्थिति है मध्य प्रदेश की। सड़कें देखिए, लीला साहू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और जब वो कह रही कि वो प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं की समस्या बता रही कि इस रास्ते से होकर जाएंगी कैसे, एम्बुलेंस तो पहुंचती नहीं है। तो सांसद महोदय पहले तो अपना वादा नहीं पूरा कर पाए और फिर अजीबोगरीब बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क बनवा नहीं पा रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं सांसद जी। वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले डिलीवरी की डेट बता दें, उससे पहले ही आपको अस्पताल में भर्ती करा देंगे, लेकिन सड़क नहीं बनवाएंगे। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग मुद्दों पर मोहन सरकार को घेरा है। अशोकनगर मामले को लेकर कहा कि 14 दिन हो गए, परिवार गांव से गायब है। परिजनों का कहना है कि जब से FIR कराई है उसके बाद से वो दोनों भाई और उनकी परिवार पूरी तरह से वहां से मौजूद नहीं है। सरकार से मांग है कि सबके सामने लाया जाए उन्हें, क्या उनका अपहरण हुआ या फिर हत्या, इस बात को लेकर सरकार स्पष्ट करे। सवाल ये है कि आज 14 दिन हो गए, वो परिवार पब्लिक के सामने नहीं है तो कहाँ है? दिग्विजय सिंह साहब उसके घर गए थे, गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से वो जिस दिन उसने शपथ पत्र की पुलिस ने बात की उस दिन से घर नहीं आए। कि बहुत हम्बल और विनम्रता से कि परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए, क्या उसका अपहरण हुआ है, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो गई, ये सवाल है। मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूँ कि एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहाँ पर 50% से कम कमीशन लिया जाता है। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हमारा दावा है। दरअसल एक संरक्षित जनजाति के युवक की मौत हो गई। अस्पताल की तरफ से शव वाहन नहीं मिला तो 2000 रुपये में एक वाहन किराए पर लिया, तब कहीं जाकर शव को अस्पताल से शव गांव लाया जा सका। ग्राम पंचायत करवा का मामला है, जहां सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। डेड बॉडी को घर ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली। ग्रामीणों ने IBC 24 को बताया कि 2000 रुपये चुकाए गए। उन्हें या तो उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी या फिर मजदूरी कर धीरे धीरे वो रकम चुकाना पड़ेगा। इतने आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है। लेकिन देखिए, व्यवस्था की घर ले जाने के लिए डेड बॉडी को एक गाड़ी तक नहीं है और प्रशासन तो कहाँ दावा करता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसकी सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। योजनाएं तो छोड़िए, एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। 2000 रुपये ग्रामीणों को अपने जेब से देने पड़े डेड बॉडी को अपने घर तक ले जाने के लिए। सरफ कटे रही ओकर चलते हमें यहाँ आवे रहन, अपन गाड़ी बुकिंग करके एम्बुलेंस मंगा देखे नहीं पहुँची, 2000 खर्चा लगा थे। सांप काटी लानन कहाँ तो डेट हो गई, लेकिन उसके लिए BMO सर आपको बता पाएंगे? अभी तो नहीं है, सब वाहन अपने सुविधा से ले जाते हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 1500 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए। कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में 12,473 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिससे 14,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक रिपोर्ट आप देखें। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 1500 से ज्यादा उद्योगपति पहुंचे। नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में 12,473 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्टर्स का सम्मान किया और उन्हें प्रदेश की नीति के बारे में बताया। सीएम ने आने वाले सिंहस्थ
2028 को लेकर ग्राउंड प्लानिंग, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर IIM इंदौर के साथ MOU भी साइन किया है और कहा कि मध्य प्रदेश देश में GDP को मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमारी जीडीपी में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रियल एस्टेट सेक्टर में 12,473 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 14,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों और भूमि पूजन कार्यक्रम शामिल रहे। इनमें रियल एस्टेट के साथ टेक्सटाइल, सोलर, बायो एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। आर्य ग्रुप ने 12,250 करोड़ रुपए का सोलर मॉड्यूल यूनिट लगाने की घोषणा की है, जिससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा ग्रुप ने 1,600 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट में निवेश किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 65,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 2,079 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। वहीं नगरीय निकायों को 10,320 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं पर 5,004 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल और आसपास के शहरों को मिलाकर 2,884 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव पर काम शुरू हो चुका है। इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम को मिलाकर करीब 930 किलोमीटर का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इंदौर में मुंबई के बीच नया रेल ट्रैक निर्माण क्षेत्र से होकर बनाया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार और एयर कार्गो सुविधा का काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। रियल एस्टेट के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बाकी के हमारे और शहर ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा जैसा समय बदला उज्जैन, ये क्रमशः अब जारी रहेंगे। रियल एस्टेट के माध्यम से बड़ी संभावना है और हमने आज ये संभावना के संकल्प की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम को किया है। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में बड़े उद्योगपतियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सीधे संवाद करने को लेकर निवेश में रुझान बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, इसमें मोबिलिटी सॉल्यूशंस देते हैं और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, इन सारे वर्टिकल्स में हम लोग काम करते हैं। Which is an EPC company of the Tata Group, and we have been working in this state for a long time, delivering infrastructure projects in the space of water, sanitation, water distribution and metros, and we have found the state to be very positive and industry friendly. जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई है और जिस हिसाब से ये लोग पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं, सो आई थिंक इट इज़ फंटास्टिक। एंड एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था वहाँ पे कि टिपिकली लोग बोलते हैं 1 विंडो क्लियरेंस, बोल रहे हैं हमारी 1 विंडो नहीं है, हमारी 1 टेबल क्लियरेंस है। उधर विपक्ष को सरकार का निवेश मॉडल रास नहीं आ रहा है, इसलिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब ये मुख्यमंत्री स्पेन भी जा रहे हैं, सप्ताह भर पहले पंजाब गए थे, आज भी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हो रहा है। अरे सब टैक्स पर का पैसा आप लगातार खर्च कर जा रहे हैं, खर्चे पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है? इंदौर से पहले सीएम मोहन बेंगलुरु, सूरत और लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ संवाद कर चुके हैं। अब 13 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। सीएम के इस लगातार प्रयास से उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में निवेश की गंगा बहेगी। भोपाल से विवेक पटैया के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी कर दी। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम दे दिया है, जिस पर कभी तत्कालीन भूपेश सरकार ने रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। पत्थलगांव विकासखंड के बूढ़ा डांड स्कूल पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। स्कूल का छत बद से बदतर हो चुका है। आलम यह है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं
तो स्कूल की छत से छोटे छोटे मलबे गिरते हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि हम जब भी बच्चों को पढ़ाई कराते रहते हैं तो स्कूल की छत का मलबा टूटकर गिर जाता है। कई बार उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक मरम्मत का काम हुआ नहीं है। हमारा स्कूल बहुत जर्जर है और यहाँ पे छत से पत्थर, मलबा, मिट्टी गिरता है और पानी गिरते टाइम छत से पानी टपकता है। और हम चाहते हैं कि स्कूल नया बन जाए। स्कूल एकदम जर्जर है, छत गिरता है तो हम लोग को बहुत डर लगता है। सर लोग पढ़ाते रहते हैं तो उनके पास हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं कि पानी सब गिरता है फिर टपकता है। पढ़ाते समय अगर छत का ऊपर का मलबा जो गिरता है उस समय बच्चों को साइड में करके पढ़ाते हैं और पानी भी बहुत जोर से टपकता है। यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत नाजुक है। वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी हम लोग पंचायत से प्रस्ताव दिए हैं। मलबा गिर जाता है तो साइड करके बच्चे लोग को फिर ब्रेंच पे टेबल को करके मैंने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और इसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारी DO ऑफिस में दे चुके हैं। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ शाला प्रबंधन समिति और सरपंच को भी बोले हैं, तो अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मरम्मत लायक है वो 229 लगभग जो विद्यालय हैं उनका भी सब्सिडी दिए हैं और जहाँ भी मतलब जर्जर स्थिति है तो सख्त निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे बच्चों को न बैठाया जाए, सुरक्षित जगह पे बैठाया जाए। अगर वहाँ पे जैसे जर्जर स्थिति भवन में बैठा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, इसको हम अक्सर देखते हैं। गुना के बमोरी क्षेत्र के मार्की महू के पास शासकीय प्राथमिक स्कूल सांगई का हाल एकदम बेहाल है। स्कूल भवन सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, कभी भी धराशायी हो सकता है। हादसे की आशंका के चलते स्कूल के सामने ही एक टपरे में विद्यालय संचालित हो रहा है और वहीं पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश, सर्दी, गर्मी सब यहीं गुजरती है, बच्चों की यहीं पढ़ाई होती है। हालांकि और कब तक हो जाएगा सर? आई होप विद इन 1 वीक हो जाएगा सर। वंडरफुल, तो वो रिपेयर वर्क हो जाएगा और कमरे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगी सर। ठीक। और हमको नीति आयोग से इस बारे में कुछ फंड भी मिल रहा है और हम उस फंड का इस्तेमाल अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ही कर रहे हैं। हमने अभी कुछ प्रस्ताव नीति आयोग को भेजे भी हैं। अभी हमारे जो यहाँ के प्रभारी अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनसे बात करके उन्होंने भी उसका अनुमोदन करके नीति आयोग को भेज दिया है। आने वाले समय में जैसे अप्रूवल होगा हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस स्कूल भवन की जब तस्वीरें सामने आई तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर से बात की और कलेक्टर ने भी कहा है कि जल्द ही व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी। इधर रतलाम में युवक से बेरहमी का वीडियो एक सामने आया है। शहर के महू क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग लाठी डंडे लेकर एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। पीटने वाले सभी युवक उज्जैन और आसपास के इलाके के बताया जा रहे हैं। सुअर चुराने के लिए ये सब यहाँ पहुँचे थे। इसी दौरान सुअर का मालिक अमन बोरासी से सभी का विवाद हो गया। सभी ने मिलकर पिटाई कर दी, लहूलुहान कर दिया, फरार हो गए। लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस अपने थाने में खुद सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्ग जिले के कई थाना इतने ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा थाने में ही हो सकता है। 25 थाने और 6 चौकियां जिले में हैं। मोहन नगर थाना, सुपेला थाना, पुलगांव थाना, पद्मनाभपुर थाने की हालत ख़राब है। ज़िले के एसपी ने PWD के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन इस दिशा में हुआ नहीं है। ज़िले के 2-3 थानों में समस्या है जहाँ पे पानी भराव और सीपेज की समस्याएं हैं और PWD को बुला के उनसे बातचीत भी की गई है और उनको जल्दी रिपेयर करने के लिए बताया गया है। शेष के प्रस्ताव तैयार करके पुलिस मुख्यालय भेजे गए हैं। ऐसे थाने जो बहुत लंबी अवधि के हो चुके हैं और एकदम बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उनके स्थान पे नए थानों के भी निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें कुछ की स्वीकृति मिल चुकी है और शेष की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी की। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम दे दिया है, जिस पर कभी तत्कालीन भूपेश सरकार ने रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ में हजारों आंगनबाड़ियों के लिए रेडी टू ईट तैयार करने वाली महिला स्व सहायता समूहों का काम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था।
सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी में फिर से समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम देने की घोषणा की थी। 1.5 साल बाद सीएम विष्णुदेव साय ने इसे पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में कई महिला समूहों से रेडी टू ईट बनाने के लिए अनुबंध किया। जो रेडी टू ईट का निर्माण का काम है, इसको अपने प्रदेश की महिला स्वसहायता समूह की बहनों को और 6 जिले को हम लोग पायलट के रूप में चयन किए थे और आज इसकी शुरुआत रायगढ़ से किए हैं। वहीं इस फैसले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा कि सिर्फ एक जिले में 10 महिला समूहों को काम दिया गया है, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने बड़े ठेकेदारों की वजह से काम छीना था। कांग्रेस को 20,000 स्वसहायता समूह की बहनों से माफी मांगनी चाहिए। मोदी की गारंटी के नाम से इस सरकार ने फिर से झूठ बोलने का काम किया है। अगर मोदी की गारंटी पूरा करना है, एक साथ सर्कुलर जारी कर दो ना प्रदेश में। आप प्रदेश के सभी जिलों के पूरे समूह स्वसहायता समूह को रेडी टू ईट का काम दिया जा रहा है, क्यों नहीं? रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है, उसके लिए बहनों की स्वसहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, निश्चित रूप से माफी मांगे। छत्तीसगढ़ में महिला स्वसहायता समूहों को काम देने को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही है। अब एक बार फिर राज्य सरकार ने महिला समूहों को रेडी टू ईट का काम देने की शुरुआत की है। इससे महिला समूह सशक्त तो होंगी ही, आंगनबाड़ियों में बेहतर गुणवत्ता का भोजन भी उपलब्ध हो सकेगा। इस बीच ये देखना होगा कि पूरे प्रदेश में ये काम महिला समूहों को सौंपा जाता है या फिर ठेकेदारों के जरिए भी काम जारी रहता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कटनी में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया है। ट्रक छोड़कर ड्राइवर भाग गया है। कुठला थाना क्षेत्र की घटना है। तो ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया, तीनों की मौत हो गई। ड्राइवर फरार है। कुठला थाना क्षेत्र की घटना है। ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, तीनों की मौके पर जान चली गई। कटनी में ये भीषण सड़क हादसा पेश आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।